वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स को लेकर, यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन को लेकर, जो आपको इस बार के बोर्ड में काफी मदद करेगा। और इस बोर्ड में आने की, इस क्वेश्चन की पूरी पूरी संभावना है। आपको एक रोड मैप पता चलेगा कि किस तरह से इस बार के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है मांग के नियम का संबंध है। मांग के नियम का संबंध है, ये बताना है आपको कि मांग के नियम का संबंध है आय और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, मूल्य और आय के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मांग का नियम क्या कहता है कि यदि मूल्य घटता है तो मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि होती है तो मूल्य में वृद्धि होती है। यानी कि मांग में पूर्ति और मांग के बीच के संबंध को जो है वो कौन दिखाता है? मांग नियम दिखाता है। और उसी मांग नियम से क्या होता है? मूल्य का निर्धारण होता है। तो मांग के नियम का जो संबंध है वो किससे है? मूल्य और मांग के बीच। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि क्या है? स्फीति है, मुद्रा गुणन है, अपस्फीति है, इनमें से कोई नहीं। स्फीति क्या होता है? जब रेट में बढ़ोतरी हो जाती है, रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। मान लीजिए आज एक पेन की कीमत 5 रुपए और कुछ समय बाद उस पेन की कीमत 6 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्य में वृद्धि हुई, और मूल्य में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? स्फीति कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है। औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि औसत उत्पादन वक्र की जो आकृति होती है वो होती है उल्टे यू आकार का। कैसा होता है? उल्टे यू आकार का। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। जबकि उत्पादन वक्र हमारा होता है औसत उत्पादन उल्टा, जबकि कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन वक्र, सॉरी, औसत उत्पादन वक्र ऐसा, जबकि उसका कीमत वक्र कैसा होता है? इस तरह से यू आकार का। तो याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? यानी उत्पादन संभावना वक्र, मान लेते हैं ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र है, तो दाईं ओर खिसक जाता है संसाधनों की वृद्धि से, उपभोक्ताओं की वृद्धि से, तकनीक में सुधार से। केवल ए और सी। तो बिल्कुल यहाँ क्या हो जाएगा? ए और सी। उपभोक्ता की वृद्धि होने से उत्पादन संभावना वक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संसाधन में वृद्धि हो जाए। मान लेते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है आज, लेकिन भारत में यदि पेट्रोल मिल जाए हमारे लिए कितना गौरव की बात होगी, और हमारे अर्थव्यवस्था में कितना उभार आ जाएगा, कितना तेजी से विकास होना शुरू हो जाएगा। जिस डॉलर से हम पेट्रोल सऊदी अरेबिया से खरीदते हैं वो हमारे अपने घर में हो जाएंगे। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था वो कितना, अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हो जाएगा। मान लेते हैं तकनीक सुधार हो जाए। मान लेते हैं हम जिस गाड़ी को बनाने में 10 लेबर की आवश्यकता होती है, यदि हमारे पास कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिसे हम 5 लेबर में बना लें, तो हमारा जो कॉस्ट है, जो मूल्य है, या कॉस्ट जो है, गाड़ी को बनाने में जो खर्च होता है वो कितना घट जाएगा, जिससे हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और सी। उपभोक्ता की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम यानी एआर, एवरेज रिवेन्यू, सीमांत आगम, मार्जिनल रिवेन्यू और मूल्य के बीच क्या संबंध है? तो प्रतिस्पर्धी बाजार क्या होता है? जहां बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारा बेचने वाले होते हैं। मार्केट पूरा ओपन होता है, वहां किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो वो जो होता है वैसे बाजार को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी। तो उसमें क्या होता है कि जो कीमत होती है वो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू तीनों क्या होता है? बराबर होते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। यानी फैक्टर प्राइस पर जो है, फैक्टर कॉस्ट पर जो
राष्ट्रीय उत्पाद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल, आप लोग याद रखिएगा, अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है, अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग, मान लेते हैं पूरक वस्तु कैसे, जैसे कार है, इसका पूरक वस्तु क्या होगा, पेट्रोल। अब देखिए मान लेते हैं कि कार के मूल्य में कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी। लोग ज्यादा कार खरीदेंगे और जब ज्यादा कार खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत घट जाती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु की मांग में क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पेज को हम लोग सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, कहता है इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए भूमि संसाधन के अंदर किसको किसको रखा जाता है, नदी हो, जंगल, झरना, जो भी हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है उस सबको जो है कि वो भूमि संसाधन के रूप में या भूमि संसाधन से प्राप्त करने वाले संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ नहीं रखने की बात है, तो मशीन बिल्कुल नहीं है हमसे, हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, नदी, जंगल, खदान, ये सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता जिसके बाद कोई ऋण नहीं देता हो, ये बात का ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, व्यवसायिक बैंक बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिल्कुल नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन बिल्कुल नहीं। कौन होता है अंतिम ऋणदाता, वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन छप रहा है, इसको देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल की जाती है, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं ये भी शामिल की जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, इनमें से सभी। तो आर्थिक क्रिया ये चारों जो है कि वो क्या है, आर्थिक क्रिया। हमारा आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक क्रिया जानते ही हैं, जिससे कि इनकम जनरेट होता हो, जिससे आय प्राप्त होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। या फिर जहां आय का हनन होता हो वहां भी हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, समष्टि मतलब जो बृहद, मैक्रो, मैक्रो मतलब बृहद रूप से जिसमें हो। तो राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सारे वस्तुओं के, ये सारे तथ्यों की अध्ययन किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 14 नंबर में देखते हैं क्या है। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं। व्यष्टि मतलब छोटा वाला अर्थशास्त्र, माइक्रो, मैक्रो। तो क्या होगा, वस्तु कीमत निर्धारण बिल्कुल, साधन कीमत निर्धारण बिल्कुल, आर्थिक कल्याण बिल्कुल, और इस पे उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। उपयुक्त में से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। उत्पादन तो बिल्कुल है, भूमि, श्रम, पूंजी, इन तीनों चीजों की आवश्यकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, जिसका मतलब उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं थी। भूमि, श्रम, पूंजी, ये तो लगना ही लगना है। मुद्रा का कुछ नहीं है, मुद्रा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूंजी के प्रवाह का एक स्वरूप है बस। चलिए तो मुद्रा नहीं होगा। आगे कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व पीपीसी क्या कहता है, एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोत्तर होता है, अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, लंबवत, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप याद रखिए कि नतोदर होता है, क्या होता है, नतोदर होता है। चलिए बढ़ते हम लोग उनकी तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो कौन है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र जो है कि आर्थिक समस्या को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन है, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा की उपयोगिता को जन्म देती है, उपयुक्त में सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, ये भी है। और आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। क्या कहते हैं, उपयोगिता। जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी अधिक होगी वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति उतना ही अधिक करेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, कुल उपभोग। क्या कहेंगे इसको, कुल उपभोग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा, हिग्स एवं एलन ने। किसने दिया था, हिग्स एवं एलन ने। अगला क्वेश्चन है, कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो आप याद रखिएगा, आर्थिक विकास जो है वो क्या है, इसकी केंद्रीय समस्या है। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आवश्यक पूर्तियों की मांग की लोच होती है। बताइएगा आप लोग, शून्य, असीमित, इकाई से अधिक, इकाई से कम। देखिए आवश्यक वस्तु का मतलब जो चीज हमें जरूरी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे दवाई है। यदि कोई ऐसी दवाई है जिसके बिना संभव नहीं हो तो उसको हमको लेना ही पड़ेगा, चाहे दाम कुछ भी हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या फिर हम लोग ऐसे चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें उसके दाम में कुछ भी हो जाए, तो उसके दाम में कितना भी बढ़ जाए तो हम अपने मांग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हमें वो वही चाहिए। इसलिए जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग कल इसी के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा और इंटरेस्टेड लगा होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।